तो ये जो पहला सम है क्वेश्चन 10, ये है हम लोगों का आईएससी का 2019 का क्वेश्चन। आईएससी में 2019 में आया है। इसमें हम लोगों को बोल रहा है, हाँ, तो इसमें सबसे पहले हम लोग को क्या बोला है, कैलकुलेट जीपी रेशियो। हम डिस्कस नहीं कर रहे, ये खुद बनाना है, लास्ट में खुद सॉल्यूशन देख लेना। हम सिर्फ एक चीज एक्सप्लेन कर देते हैं, जितना रेशियो सब में देगा वो थोड़ा थोड़ा जगह छोड़कर एक साथ कॉपी में लिखना, इससे सम्स बहुत इजी हो जाएगा। जैसे इसमें दो रेशियो दिया है, एक ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, एक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो लिखो, उसके बाद थोड़ा सा जगह छोड़ दो कि वैल्यू मिलेगा तो पुट करके अपने हैंडराइटिंग के हिसाब से। उसके बाद है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, उसका फॉर्मूला भी हम लोग लिख लिए हैं, सीओजीएस बाई एवरेज इन्वेंट्री। अब हम लोग के पास सम्स में क्या दिया हुआ है, हम लोग के पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में 8 दिया हुआ है, तो उसका वैल्यू पुट करो। हम लोग के पास सम्स में सीओजीएस नहीं दिया हुआ है, ऐसे सीओजीएस को सीओजीएस लिख दिए, पर एवरेज इन्वेंट्री हम लोग निकाल सकते हैं। जो अब अभी हम फिर से सम भेजे हैं, वो भी 2019 का ही है, आईएससी का ही है, ठीक है। तो इसमें 4 रेशियो निकालना है, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, करेंट रेशियो, क्विक रेशियो। हम एक साथ चारों फॉर्मूला लिखते हैं, तुम लोग को जो कंफर्टेबल लगे वैसे कर।
एक चीज सिर्फ हम बता दें, नेट प्रॉफिट को ही हम लोग पैट कहते हैं। जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है हम लोगों का 72,000 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो दिया हुआ है उसी को पैट, उसको पैट कहते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, PAT। पैट को ही हम लोग नेट प्रॉफिट कहते हैं। हम पहले ये दो रेशियो मतलब बता दे रहे हैं। नेट प्रॉफिट रेशियो का हम लोग का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बाय
नेट प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इनटू 100। नेट प्रॉफिट यहाँ पे क्या है, पैट, कहीं पे लिख के रख लो नोट बोलकर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद हम लोग वो तो सिंपल बैठा दिए, पैट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन टॉप में दिया हुआ है इनटू 100, वो 24% आ गया। उसके बाद हम लोग कर रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बीच का फिगर। तो ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं और नेट प्रॉफिट भी नहीं, और एक प्रॉफिट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या था, ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो होता है जो हर वक्त बिजनेस में होता रहता है। मतलब ये कभी कभी नहीं कभी कभी होता है ऐसा नहीं है, ये हर वक्त होता रहता है। तो हर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का मतलब क्या है, सैलरी। सैलरी हम लोग हर वक्त देते रहते हैं, हर महीना देते रहते हैं, इसलिए ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस की तरह लेस किए। दूसरा है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन भी हर साल होता है, ये असेट यूज करो मत करो इससे कोई मतलब नहीं है, डेप्रिसिएशन होगा ही, इसलिए ये वाला भी हम लोग लेस किए। फिर अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस के अंदर दो आइटम है, कैरेज आउटवर्ड और रेंट। कैरेज आउटवर्ड हम लोगों ने क्यों नहीं लिया, कैरेज आउटवर्ड तभी होगा जब हम लोग परचेज करेंगे। अगर हम लोग परचेज नहीं करेंगे, कैरेज आउटवर्ड मतलब गाड़ी फेयर, कार फेयर, जो माल हम लोग का आता है, गुड्स हम लोग का आता है, उसका फेयर जो गाड़ी वाले को हम लोग देते हैं। तो ये परचेज करेंगे तो ही इनकर होगा, अगर परचेज नहीं करेंगे तो इनकर नहीं होगा, इसलिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है। पर रेंट हम लोगों को हर वक्त देते रहना पड़ेगा, इसलिए रेंट ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इसलिए हम सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस कर दिए। तो ये सारे हम लोग का 84,000 आ गया, फिर 84,000 बाई 3 लाख इंटू 100, तो 2 रेशियो हो गया। जी मेरा 80,000 आया, आपको 84,000 कैसे आया? 80,000 इसलिए आया है क्योंकि तुमने उसमें कैरेज आउटवर्ड भी ले लिया है। कैरेज आउटवर्ड नहीं लेना है क्योंकि कैरेज तभी पे करते हैं जब हम लोग परचेज किए हैं, अगर परचेज नहीं करेंगे तो वो इनकर नहीं होगा। पर ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो होता है जो रिकरिंग नेचर का होता है, हर वक्त बिजनेस में होता ही रहेगा, तुम काम करो या मत करो। पर जैसे डेप्रिसिएशन होता ही रहेगा, सैलरी एम्प्लॉय को देना ही पड़ेगा, रेंट हम लोगों को देना ही पड़ेगा। जैसे अभी लॉकडाउन है, फिर भी जिनके यहाँ जितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं सबको सैलरी देना होगा, भले वो काम पे आए या नहीं आए, रेंट हम लोगों को देना ही होगा उस तरह। पर कैरेज पे नहीं करना पड़ेगा अगर कुछ परचेज नहीं किए, तो इसलिए वो लेस नहीं करेंगे। अच्छा। उसके बाद दिया है करंट रेशियो। करंट रेशियो खुद करना है, तब तक हम भी कर रहे हैं। मैम करंट रेशियो 1.56:1 होगा? नहीं,
करंट रेशियो का ये क्यों किए? करंट रेशियो का हम लोग का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट बाय करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट के अंदर बहुत कुछ आता है, पर इस सम में क्या दिया है? सिर्फ इन्वेंट्रीज और डेटर्स, और कुछ भी यहाँ पे नहीं है। इन्वेंट्री में हम हमेशा बोल दिए हैं कि क्लोजिंग इन्वेंट्री ही लेंगे। जब हम लोग क्विक रेशियो भी करते हैं तो वहां पे फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, पर उस इन्वेंट्री में भी हमेशा सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री लेंगे, ओपनिंग का कोई काम नहीं होता है। ओपनिंग का काम सिर्फ एवरेज इन्वेंट्री निकालने में ही आता है, या फिर ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए आता है। कभी भी कहीं पे भी इन्वेंट्री वर्ड का यूज करता है तो सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री ही हम लोग मीन करते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने वो लिया। डेटर्स के लिए एकदम लास्ट लाइन नीचे लिखा है करंट एसेट अदर देन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री छोड़कर और कोई भी करंट एसेट है तो 70,000। तो अपने आप ही हम डेटर ले लिए हैं, तुम लोग उसको अदर करंट एसेट भी लिख सकते हो। करंट लाइबिलिटी तो क्लियर 50,000 दिया ही है, तो इस तरह 1.64:1 आया है। और क्विक रेशियो तो बहुत सिंपल था ही, करंट एसेट हम लोग निकाल चुके थे, इन्वेंट्री में सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री ले लिए, प्रीपेड एक्सपेंस नहीं था इसलिए नहीं लिए, और करंट लाइबिलिटी भी हम लोगों ने ले लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट सम देखो, ये आईएससी का 2018 में आया है। इसमें क्या दिया है? क्विक रेशियो कंपनी का कितना है? 0.8:1। स्टेट वेदर द क्विक रेशियो विल इम्प्रूव, डिक्लाइन और विल नॉट चेंज इन द फॉलोइंग केसेस। ये किसी भी रेशियो को लेकर आता है, ये जरूरी नहीं है सिर्फ क्विक रेशियो को। अभी तक जितना रेशियो पढ़े हैं ये किसी भी रेशियो को लेकर आ जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है क्विक रेशियो इंप्रूव करेगा, डिक्लाइन मतलब गिर जाएगा, या कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दो चीज दिया है, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स और क्रेडिटर्स 20,000 पेड ऑफ। तो इसको सोचेंगे कैसे? सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, फॉर्मूला लिखने के बाद हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एक्सप्लेन कर रहे हैं। जिसको आता है उसके लिए ठीक है, पर जिसको नहीं आता है उनके लिए। मैथ्स में होता क्या है? अगर 4/2 हो तो 2 आता है। अगर हम ऊपर वाले को कम कर दें तो क्या होगा? अगर हम सिर्फ ऊपर वाले को कम कर दें, नीचे वाले को सेम रखें, तो हम लोग का आंसर डिक्लाइन हो जाता है। और अगर हम लोग ऊपर वाले को सेम रखें, नीचे वाले को डिक्लाइन कर दे, तो अल्टीमेट आंसर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, मैथ्स में क्या होता है? अगर ऊपर वाले फिगर को मतलब न्यूमरेटर को अगर हम लोग कम कर दें, नीचे वाले को कांस्टेंट रखें, तो अल्टीमेट आंसर हम लोग का छोटा हो जाता है। ये एग्जाम में कैसे याद करना? डायरेक्टली कोई भी फिगर ले लेना और एक बार याद कर लेना, और अगर नीचे वाले को हम लोग छोटा कर दे तो आंसर बड़ा हो जाएगा। क्लियर है? मतलब ऐसे याद रखेंगे हम लोग कि न्यूमरेटर के साथ ऊपर वाले के साथ आंसर का डायरेक्ट रिलेशनशिप है।
मतलब अगर ऊपर वाला गिराएंगे तो आंसर भी गिर जाएगा, अगर ऊपर वाला बढ़ाएंगे तो आंसर भी बढ़ जाएगा। पर डिनोमिनेटर के साथ, नीचे वाले के साथ, अगर नीचे वाला गिराएंगे तो आंसर बढ़ जाएगा और नीचे वाला बढ़ाएंगे तो आंसर गिर जाएगा। ठीक है, मतलब न्यूमरेटर के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप, डिनोमिनेटर के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, ये कॉपी में लिख के रख लो। अब हम लोगों को क्या बोल रहा है, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर, हम लोगों ने डेटर से कैश कलेक्ट किया है, क्लियर है। तो अगर हम लोगों ने डेटर से कैश कलेक्ट किया है तो हम लोग का डेटर मतलब कौन, जो हम लोग को पैसा देगा, वो हम लोग को पैसा दे दिया। तो 20,000 का डेटर चला गया क्योंकि वो रुपया देकर चला गया। तो करंट एसेट जितना भी होगा, हम लोग का करंट एसेट जितना भी होगा उससे डेटर 20,000 का चला गया। इतना रफली भी तुम लोग लिख सकते हो, एग्जाम में सिर्फ 2 मार्क्स का होता है, सिर्फ एग्जैक्ट आंसर देना है। ये हम तुम लोग क्या सोचोगे, थिंकिंग प्रोसेस सिखा रहे हैं। तो हम लोग का डेटा चला गया, पर वो क्या देकर गया, 20,000 कैश देकर गया। तो मेरा करंट एसेट फिर से 20,000 से बढ़ गया। ठीक है, उसके बाद क्रेडिट, यहां तक करंट एसेट में कोई चेंज आया ही नहीं। इन्वेंट्री तो वैसे ही चेंज नहीं हुआ क्योंकि डेटर और कैश से मतलब था। इन्वेंट्री का यहाँ तो कोई मतलब नहीं था, प्रीपेड एक्सपेंस का भी कोई मतलब नहीं था, करंट लायबिलिटी का भी कोई मतलब नहीं था। तो ऊपर वाला चेंज नहीं हुआ। ऊपर जितना भी फिगर होगा उतना ही है। नीचे वाले के साथ क्या हुआ, क्रेडिटर ऑफ 20,000 पेड ऑफ, हम लोग क्रेडिटर को 20,000 दे दिए, तो हम लोग का लाइबिलिटी 20,000 से कम गया, पर हम लोग का कैश भी 20,000 से कम गया। हम लोग का क्या हुआ, पहले 50,000 डेटर दे के गया, तो डेटर कम गया था 50,000 से, कैश बढ़ गया था 50,000 से। करंट एसेट को या ऊपर वाले लाइन को कोई फर्क नहीं पड़ा, न्यूमरेटर को। पर सेकंड लाइन में बोल रहा है कि क्रेडिटर हम लोगों का ओके, एक सेकेंड। अच्छा, दोनों आंसर को मर्ज मत करो, 1 और 2 अलग अलग है, दोनों पे 1-1 मार्क्स है। तो पहला वाला आंसर, पहला वाला से क्या होगा, नो चेंज। तो अगर पहला केस जो था जिसमें कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर था, उससे आंसर आया नो चेंज, क्योंकि ना तो ऊपर वाला चेंज हुआ ना तो नीचे वाला चेंज हुआ। अब हम लोग कर रहे हैं रोमन 2। अब दूसरे वाले में केस में क्या दिया है, दूसरे केस में दिया है कि हम लोग क्रेडिटर को 20,000 पे कर दिए। अगर हम लोग 20,000 क्रेडिटर को पे कर दिए तो हम लोग का करंट एसेट भी 20,000 से कम हो गया क्योंकि कैश चला गया, और हम लोग क्रेडिटर को पे कर दिए 20,000, तो हम लोग का क्रेडिटर भी चला गया 20,000 का। तो दोनों ही ऊपर नीचे दोनों जगह ही इक्वल अमाउंट से हम लोगों का, इसमें बोल रहा है कि हम लोग का क्विक रेशियो का डिक्लाइन करेगा, इंप्रूव करेगा, या कोई चेंज नहीं होगा। मतलब 0.8:1 पहले से दिया हुआ है, वो हम लोगों का चेंज होगा कि नहीं होगा। अगर चेंज नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, ये एक्सप्लेन हो रहा है। तो पहला केस हम बता दिए, फिर बता रहे हैं, अभी 2 बता देते। 2 में हम लोगों को क्या दिया है, 2 में क्लियर बोल रहा है हम लोगों ने क्रेडिटर को 20,000 पे किया है।
अगर हम लोगों ने 20,000 क्रेडिटर को पे किया है तो होगा क्या, हम लोगों का कैश चला जाएगा। क्रेडिटर मतलब कौन, जिसको हम लोग पैसा देते हैं। तो हम लोग का कैश 20,000 चला गया। कैश अगर चला जाएगा तो करंट एसेट हम लोग का कम हो जाएगा, क्योंकि कैश इज अ करंट एसेट। तो अगर कैश हम लोग का चला गया मतलब करंट एसेट कम हो गया, इसलिए हम करंट एसेट को लेस किए हैं। फिर बोल रहा है कैश किसको दिए, क्रेडिटर को दिए। क्रेडिटर कौन है हम लोग का, करंट लाइबिलिटी। तो अगर उसको हम लोग पे ऑफ कर दिए हैं तो क्रेडिटर भी तो चला गया। अगर वो भी चला गया तो करंट लाइबिलिटी भी खत्म हो गया 20,000 से। तो करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी इस फॉर्मूला में कहाँ यूज हो रहा है, करंट एसेट ऊपर है, करंट लाइबिलिटी नीचे है। तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ इक्वल अमाउंट से चेंज हुआ। 20,000 ऊपर से भी कम हुआ, 20,000 नीचे से भी कम हुआ। अगर दोनों तरफ इक्वल अमाउंट से चेंज होगा तो आंसर हमेशा इंप्रूव करेगा। कैसे, हम बता रहे हैं। जैसे हम तुम लोग को एक एग्जाम्पल लेके ही समझा रहे क्विक रेशियो का। ये हम लोग का नॉर्मली फॉर्मूला है, सोचो एक सम्स दिया हुआ है। एक सम्स है जिसमें करंट एसेट, इन्वेंट्री और करंट लाइबिलिटी दे दिया है। हम लोग को क्विक रेशियो फाइंड करने बोला है, तुम लोग कैसे फाइंड करोगे। सिंपली ये आंसर लिख दोगे। अब हम तुम लोग को बोल रहे हैं कि तुम लोगों को कुछ चेंजेस करना है। ये 0.50 हम दे दिए, ठीक है। अब हम तुम लोग को बोल रहे हैं तुम लोग को कुछ चेंजेस करना है। क्या चेंजेस करना है, तुम लोगों ने क्रेडिटर को 2,000 रुपया कैश दे दिया है, ठीक है। तो अगर तुम लोगों ने क्रेडिटर को 2,000 दे दिया है तो क्या होगा, ऐसा होगा 10,000 जो करंट एसेट था उससे 2,000 कैश चला गया, 8,000 बचेगा। इन्वेंट्री को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक, स्टॉक को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। और मेरा लाइबिलिटी कितने का था, 30,000, उसमें से 2,000 का क्रेडिटर अब चला गया, मेरे को क्रेडिटर को नहीं देना है, हम दे चुके हैं, तो वो भी 28,000 हो गया। तो ऊपर से भी 2,000 कम हो गया, नीचे से भी 2,000 कम हो गया। तो आंसर क्या आएगा, देखो। आया 0.11। मतलब यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि पहले हम लोग का 50 था, अब हम लोगों का 11 है, तो हम लोग का आंसर डिक्लाइन किया है। ये बोलेंगे हम लोग अगर ऊपर से भी वही अमाउंट कमा है, नीचे से भी वही अमाउंट डिक्रीज हुआ है, तो हम लोग का अल्टीमेट आंसर डिक्लाइन हुआ है। ये क्लियर है। ये अब पहले वाले में जाते हैं जो करंट नहीं, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स था। अब मान लो कि हम डेटर से कैश कलेक्ट किए हैं, ठीक है, कितना, 5,000। हम पहले वाले केस से ही बता रहे, ये 2 था, ओरिजिनल केस ऊपर है। अभी इस केस में क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ, 10,000 पहले से करंट एसेट था,
हम लोग 5000 कैश कलेक्ट किए डेटर से और 5000 हाँ कैश कलेक्ट किए डेटर से, तो हम लोग पास कैश कितना आ गया 5000, तो करंट एसेट बढ़ गया। और डेटर अब तो पैसा नहीं देगा, पैसा दे दिया तो डेटर हम लोग का कम गया, 5000 करंट एसेट से कम हो गया। और बाकी सारे फिगर्स सेम है, क्योंकि कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर से कौन सा दो चीज अफेक्ट हो रहा है, कैश और डेटर, और कुछ नहीं। तो वो दो का चेंज किए। तो अब सॉल्व करो इसको। क्या हुआ, नो चेंज। तो 0.50:1 का 0.50:1 ही रह गया। अब समझ में आया? देखो अभी हम दिए हैं 2018 का ही आईएससी में आया है, ये भी 2 मार्क्स का आया है। ब्रैकेट में अगर लिख देता है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो नेट प्रॉफिट रेशियो का जब आंसर देंगे तो 2 डेसिमल तक लेंगे। ये खुद बनाओ। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो ये भी सम अभी जो हम फिर दिए हैं वो 2018 का आईएससी का ही क्वेश्चन है। बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट फॉलोइंग रेशियो। इसमें 4 रेशियो दिया है, अर्निंग पर शेयर, प्राइस अर्निंग रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इसमें से हम फर्स्ट 3 कभी सिखाए ही नहीं है, इसलिए ये सिखा भी दे रहे हैं। ये 8 मार्क्स का दिया है, 2-2 मार्क्स का एक एक रेशियो है। जैसा कि हम बोले जितना रेशियो देगा उतना मार्क्स उस हिसाब से होगा, कुछ नहीं है। जैसे इस साल 8 मार्क्स का ये आ गया, इसके पहले जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का है, और उसके पहले जो चेंज वाला करा है वो 2, मतलब 2018 में 12 मार्क्स का इस चैप्टर से आ गया। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, अर्निंग पर शेयर लिखो।
मैम एक बार पीएल वाला बताइए ना एक बार। पीएल वाला मतलब लास्ट सम? पीएल हम भूल। हम लोगों को सम दिया है, इसमें निकालने के लिए बोला है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का रियल शॉर्ट फॉर्म है ईपीएस। ये रियल शॉर्ट फॉर्म है, मतलब इसको क्वेश्चन पेपर में ईपीएस लिखकर दे सकता है। ठीक है, ईपीएस का फॉर्मूला क्या है? जी हम लोग भी ईपीएस यूज कर सकते हैं। नहीं, तो कौन प्रेफर लिखना करना, पड़ेगा? नहीं लिखना। ऐसे सीनियर क्लासेस में लिखते हैं बट 12th के लेवल तक नहीं लिखते हैं। ये हम लिख रहे हैं परफेस बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। परफेस एग्जाम में मत लिखना, इसका फुल फॉर्म लिखना। फुल फॉर्म हम नीचे बता रहे हैं, पर इतना बड़ा वर्ड है कि बार बार एग्जाम में, बार बार क्लास में भी हम नहीं लिख सकते, पर एग्जाम में फुल फॉर्म ही यूज करना, नो शॉर्ट फॉर्म। तो क्या बोलते हैं? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो एग्जाम में जब लिखेंगे तो अर्निंग पर शेयर इक्वल टू प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, पूरा फुल लिखेंगे। हम पूरा टेबल बनवा रहे हैं शॉर्ट में, शॉर्ट फॉर्म यूज करके। तुम लोग इसको पूरा फुल फॉर्म में लिखना, हम ब्रैकेट में फुल फॉर्म लिख दे रहे हैं। शॉर्ट में ईबीआईटी कहते हैं, बट एग्जाम में ईबीआईटी मत लिखना। फुल फॉर्म हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं, एग्जाम में वही लिखना। ये क्या लिख रहे हैं हम? परफेस कैसे निकलेगा वहां तक पहुंच रहे हैं। सबसे पहले है ईबीआईटी। ईबीआईटी का मतलब है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसके बाद है लेस इन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब ऐसा अर्निंग जिससे अभी तक ना तो इंटरेस्ट पे किए हैं, ना तो प्रॉफिट पे की, ना तो इंटरेस्ट दिए हैं, ना तो टैक्स दिए हैं, तो उसे इंटरेस्ट लेस कर दिए। फिर आया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये वो प्रॉफिट है जिससे अभी तक टैक्स पे नहीं किए, इंटरेस्ट तो कर दिए पर टैक्स अभी भी पे नहीं किए, तो उसे लेस टैक्स। टैक्स पे कर देने के बाद जो प्रॉफिट बचा है वो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब उसे इंटरेस्ट भी दे चुके हैं, टैक्स भी दे चुके हैं। अब ये जो प्रॉफिट है वो पूरा पूरी हम लोग का है, पर अभी भी पूरा पूरी हम लोग का नहीं है। इससे प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग को प्रेफरेंस डिविडेंड देना है, तो इससे लेस कर देंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। डिविडेंड भी दे देंगे, उसके बाद बचेगा परफेस। प्रेफरेंस डिविडेंड क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग को हम लोग जब पैसा देते हैं तो उसको कहते हैं, ये सब डिटेल में इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर में हम लोग को क्लियर होता है, यहाँ पे तो लर्न ही करना पड़ेगा। अब देखो सम्स में क्लियर दिया है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यहाँ पे क्लियरली नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स मतलब पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यहाँ डायरेक्टली वो हम लोग को दे दिया है। ठीक है, फिर 2,40,000। उसके बाद क्या है? प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड निकालने के लिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देखो, लिखा है ना 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख,
वो 1 लाख पे 15% प्रेफरेंस डिविडेंड है। ठीक है, हम लोग का परफेस आ गया। परफेस आने के बाद हम लोग का काम है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जानना। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल, इंफॉर्मेशन में देखो इक्विटी शेयर कैपिटल है, ब्रैकेट में लिखा है फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर। एक एक शेयर हम लोग का कितना है 10 रुपीज का, और टोटल कितने का शेयर है हम लोग का 5 लाख रुपीज का। तो इसका मतलब क्या है, हम एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। अगेन ये बहुत क्लियर होगा इशू ऑफ शेयर चैप्टर में, और यहाँ पे हम थोड़ा सा क्लियर कर दे रहे हैं। सोचो तुम लोगों के पास कैडबरी है 100 रुपीज का, तुम लोग के घर पे रखा हुआ है अभी कैडबरी 100 रुपीज का। तो हम बोलेंगे कितने का कैडबरी रखा हुआ है, तुम लोग बोलोगे 100 रुपए का कैडबरी है। हम बोलेंगे एक एक कैडबरी कितने का है, तुम लोग बोलोगे 10 रुपीज वाला है, एक एक कैडबरी 10 रुपया का है। हम पूछेंगे कितना पीस कैडबरी है तुम्हारे पास, तो तुम लोग क्या करोगे 100 डिवाइडेड बाई 10 करोगे और बोलोगे मेरे पास घर पे 10 कैडबरी है। क्लियर है? तो मेरे पास 10 कैडबरी है, एक एक कैडबरी 10 रुपए का है, तो कितने रुपए का कैडबरी है 100 रुपीज का। सेम इक्विटी शेयर, मेरे पास इक्विटी शेयर रखा हुआ है कितने का 5 लाख रुपीज का, एक एक शेयर कितने का है 10 रुपीज का। तो कितना शेयर है मेरे पास 5 लाख डिवाइडेड बाई 10, 50,000 शेयर है मेरे पास। अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है एक एक शेयर पे हम कितना अर्न कर लेते हैं। तो हम एक शेयर पे 4.5 रुपया अर्न करते हैं, मतलब 4.5 रुपीज। 4.5 मतलब 4 रुपया 50 पैसा। अभी नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है हम लोगों का, प्राइस अर्निंग रेशियो। ये कैमरा को थोड़ा सा ऊपर करिए ना, फर्स्ट टाइम जो लिखे दिख नहीं रहा। थैंक यू। तो पीई रेशियो का फॉर्मूला क्या है, पीई रेशियो इसको शॉर्ट में कहते हैं। पीई रेशियो का फॉर्मूला क्या है, एमपीएस बाई ईपीएस इंटू 100। ये याद कैसे रखते हैं हम लोग, पहले क्या है प्राइस, इसलिए ऊपर मार्केट प्राइस, नीचे फिर क्या है प्राइस अर्निंग, अर्निंग से अर्निंग पर शेयर। प्राइस है पहले इसलिए मार्केट प्राइस पर शेयर, फिर है अर्निंग तो अर्निंग पर शेयर, ठीक है, इंटू 100। तो ये फॉर्मूला है, एग्जाम में अगेन फुल फॉर्म लिखना, अगर फुल फॉर्म नहीं लिखते हो तो वेयर देकर लिखना पड़ेगा। मोस्ट प्रोबेबली फॉलो करो, फुल फॉर्म ही लिखना, प्राइस अर्निंग रेशियो इक्वल टू मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर इनटू 100।
देखो एकदम लास्ट लाइन में दिया हुआ है मार्केट वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर इज ₹40। क्लियर दिया है मार्केट प्राइस एक शेयर का ₹40। और अर्निंग पर शेयर तो हम लोग अभी 4.5 निकाले हैं। अच्छा इसमें इंटू 100 नहीं होगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा 8.89। ठीक है, टाइम्स होता है इसका यूनिट, टाइम्स लगाना पड़ेगा। थर्ड हम लोग को क्या बोल रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है, ईबीआईटी बाई कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अभी इसमें ईबीआईटी है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो जो हम लोग टेबल बनाए थे उसका सबसे पहला आइटम, क्योंकि हम लोग को सम्स में दिया है पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बहुत नीचे का, तो हम लोग को कैलकुलेट करके ऊपर जाना होगा, ईबीआईटी निकाल के लाना होगा। तो एक बार रफली वो टेबल ड्रॉ कर लो, ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट पीबीटी पूरा टेबल। पैट तक ही लिखो क्योंकि हम लोग को ईबीआईटी चाहिए। पैट हम लोगों का सम में कितना दिया हुआ था, 2,40,000। फिर हम लोगों को टैक्स दे दिया है सम में 1,60,000। एक चीज हम लोग मैथ्स में जानते हैं, जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो अगर लेस लिखा हुआ है तो अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो ऐड करेंगे, साइन उल्टा हो जाता है। तो नीचे ऊपर से कैलकुलेट करने के लिए वो लेस लिखा है, पर अभी हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं इसलिए ऐड करेंगे। तो 2,40,000 प्लस 1,60,000। हम लोग का पीबीटी आ गया 1 लाख, यहाँ तक सॉरी 4 लाख। 4 लाख हम लोगों का पीबीटी आ गया। अब प्रॉब्लम क्या, इंटरेस्ट चाहिए, तभी इंटरेस्ट ऐड करके ईबीआईटी में चले जाएंगे। इंटरेस्ट के लिए देखो डिबेंचर दिया हुआ है, डिबेंचर से हम लोग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे डिबेंचर कितना दिया हुआ है, 4 लाख रुपीज का, और डिबेंचर का परसेंट कितना है, 10%। तो 4 लाख का 10% इंटरेस्ट। तो हम लोग डिबेंचर वाला 4 लाख लिए हैं, 10% डिबेंचर ₹4 लाख। 4 लाख का 10% 40,000, फिर 4 लाख में 40,000 को प्लस किए, 4,40,000 आ गया। तो हम लोग का ईबीआईटी कितना आ गया, 4,40,000। अभी क्या प्रॉब्लम है, अभी प्रॉब्लम है कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। अच्छा एक चीज तुम लोगों को फॉर्मूला याद करने के लिए बता देते हैं, जैसे हम लोग कल या लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे इक्विटी। इक्विटी का फॉर्मूला क्या था, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। इक्विटी का दूसरा नाम क्या था, प्रोप्राइटर्स फंड। इसका तीसरा नाम क्या था, शेयर होल्डर्स फंड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड पूरा इक्विटी ही है, सिर्फ एक डिफरेंस है, कैपिटल एम्प्लॉयड में डिबेंचर भी प्लस हो जाता है, इक्विटी में हम एक बार भी डिबेंचर नहीं ऐड करवाते हैं, सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। कैपिटल एम्प्लॉयड में ये तीन चीज तो रहेगा ही, प्लस डिबेंचर। एक ही डिफरेंस है इक्विटी में और कैपिटल एम्प्लॉयड में।
तो इस बार हम 4 चीज लिखे, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस डिबेंचर। अच्छा, रिजर्व्स एंड सरप्लस के बगल में ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग सरप्लस ऑफ द ईयर अंडर कंसीडरेशन। वो सब का कोई मतलब नहीं है, बोल रहा है इसके अंदर सरप्लस भी घुसा हुआ है, तो हम लोग को तो लेना ही है रिजर्व्स एंड सरप्लस दोनों, तो ठीक है। अब सब कुछ आ गया है, पुट कर लो। तो बेसिकली फोर्थ रेशियो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। दी और नया कुछ मत कराइए दी, इतना ही समझने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? सेल्स बाय वर्किंग कैपिटल। हम लोग अभी तक में एक सम किए थे जिसमें सेल्स की जगह सीओजीएस लेना पड़ा था। क्यों? क्योंकि उस सम में सेल्स निकालने का कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं था। अगर पॉसिबिलिटी नहीं है सेल्स निकालने का, तब तो सीओजीएस लेकर सम्स बनाना ही पड़ता है, पर रियल फॉर्मूला सेल्स बाय वर्किंग कैपिटल ही है जो हम लिखवाए हैं। हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, तुम लोग मत करना क्योंकि हमको सारा दिन लिखना होता है, तो हम शॉर्ट फॉर्म लेते हैं। अच्छा, तो फिर इसमें सेल्स कितना है? हम लोगों को क्लियर दिया है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है सम में 10 लाख। वर्किंग कैपिटल भी इसमें बहुत क्लियरली दिया हुआ है 1 लाख। तो ये हम लोग का बहुत इजीली 10 टाइम्स आ गया, इसमें और कुछ नहीं था। अभी इसमें देखो, ये आईएससी का 2017 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें हम लोगों को दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस ऑपरेटिंग रेशियो, क्विक रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इसमें 5 रेशियो निकालने बोला है, पांचों हम लोगों का पढ़ा हुआ है, खुद भी बनाओ, बोर्ड फॉलो करो। अच्छा, हम लोग बार बार पढ़ते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो नहीं है, ये ऑपरेटिंग रेशियो है। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला चेंज है। इसका फॉर्मूला है COGS बाई नेट सेल्स इनटू 100। सम्स में क्लियरली कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब COGS। इसमें नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी दिया है, मतलब नेट सेल्स।
अच्छा, ये जो क्विक रेशियो का फॉर्मूला था, क्विक रेशियो इक्वल टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, इसमें हम सीधे 2 लाख क्यों ले लिए? इसमें करंट एसेट में अदर करंट एसेट ही है और कोई भी इंफॉर्मेशन सब में दिया हुआ नहीं है, एक इन्वेंट्री है। तो इसमें अदर करंट एसेट, अगर अदर करंट एसेट एक बार में हम लोगों को दे देता है, मतलब वो ऊपर वाला फिगर हम लोग को दे दिया है। करंट एसेट और अदर करंट एसेट में डिफरेंस है। अगर करंट एसेट देता तो हम वो 2 लाख लिख कर इन्वेंट्री 20,000 उससे माइनस करते, पर इसमें सीधे अदर करंट एसेट लिख दिया है, इसलिए हम लोग कुछ भी माइनस नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है हम लोग का डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी मतलब, डेट मतलब हम लोगों का लाइबिलिटी, टोटल डेट, नीचे वही कॉन्सेप्ट जो कल सिखाए थे। हम लोगों को टोटल डेट दे दिया है, मतलब ये डेट नहीं है। यहाँ डेट का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेट, हम क्लियरली समझाए थे। डेट का मतलब है लॉन्ग टर्म डेट, पर यहाँ सम्स में दिया हुआ है टोटल डेट, तो हम लोगों को लॉन्ग निकालना होगा। और हम एक बार बोले थे कि शॉर्ट टर्म डेट को ही करंट लाइबिलिटी कहते हैं, वो 75,000 दिया हुआ है। इसमें हम लोगों का लॉन्ग टर्म डेट तो आ गया, उसके बाद निकालना पड़ेगा इक्विटी। इक्विटी में यहाँ पे वैसे नहीं दिया है कि इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, वैसे नहीं दिया है। यहाँ सिर्फ एक लाइन लिख दिया है पेड अप शेयर कैपिटल, तो एक ही चीज है, तो सिर्फ शेयर कैपिटल ही ले लेंगे।
अब प्रोप्राइटर्स फंड को ही हम लोग इक्विटी कहते हैं, इक्विटी 4 लाख आया था। टोटल एसेट हम लोगों का कितना है? अब देखो यहाँ पे टोटल एसेट का कोई डिटेल नहीं दिया है, सिर्फ अदर करंट एसेट दिया है 2 लाख, इन्वेंट्री दिया है 20,000 और लाइबिलिटी में बहुत कुछ दिया है। ओके, हम लोगों को पेड अप शेयर कैपिटल के साथ हाँ, हम लोगों को इसमें एसेट तो दो ही दिया है, अदर करेंट एसेट और इन्वेंट्री। इससे टोटल एसेट तो निकलेगा नहीं, क्योंकि और कोई एसेट इसमें दिया नहीं है। तो हम लोग लाइबिलिटी को भी प्लस कर लेते हैं, लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। तो हम लोग एक बार लाइबिलिटी प्लस कर लेते हैं। देखो लाइबिलिटी कितना है, 4 लाख का शेयर कैपिटल। अच्छा, लिख लेते हैं। देखो इसमें हम लोग किए क्या, हम लोग इसमें सबसे पहले पेड अप शेयर कैपिटल ले लिए, लाइबिलिटी है। उसके बाद हम लोग टोटल डेट ले लिए 2,50,000। फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएल है, डेबिट, वो क्या है 47। देखो अगर स्टेटमेंट ऑफ पीएल मतलब पीएल, पीएल अगर पॉजिटिव होता है तो कुछ नहीं लिखता है, मतलब मेरा प्रॉफिट हुआ है। पर अगर हम लोगों को लॉस हो जाता है तो पीएल डेबिट लिखते हैं। डी आर लिखा है ब्रैकेट में, मतलब पीएल डेबिट। पीएल डेबिट मतलब हम लोगों को लॉस हुआ है, लॉस डेबिट होता है इसलिए, ठीक है। तो इसलिए लाइबिलिटी कम गया। अगर प्रॉफिट होता तो पीएल बोलकर हम लोग ऐड करते, पर अगर पीएल डेबिट में है तो वो लेस हुआ और करंट लाइबिलिटी लिख दी। इस तरफ क्या है, दो ही चीज है, अदर करंट एसेट और इन्वेंट्री। इधर लाइबिलिटी साइड में इतना ज्यादा है, एसेट में कम है, क्योंकि कुछ एसेट दिया ही नहीं है। तो हम लोग क्या मानते हैं, लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। ठीक है, तो अगर लाइबिलिटी 677,500 है तो एसेट भी उतना ही होगा। हम लोगों को चाहिए टोटल एसेट, वही मतलब है बस।
इसमें हम लोग क्या किए, फॉर्मूला क्या है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का, सेल्स बाय वर्किंग कैपिटल। सेल्स सब में बहुत क्लियरली दिया हुआ था तो हम लोग लिख लिए, सेल्स था हम लोग का 12 लाख, पर वर्किंग कैपिटल सम्स में क्लियरली दिया हुआ नहीं था तो वर्किंग कैपिटल भी निकालना पड़ेगा। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट हम लोग के पास दो था, एक अदर करेंट एसेट और एक इन्वेंट्री, तो हम लोग वो ले लिए करेंट एसेट में, ठीक है। उसके बाद वो ले लेने के बाद हम लोग लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी भी 75,000 क्लियरली दिया हुआ है, उसको लेस कर देने के बाद आ जा रहा है 1,45,000, ठीक है। तो हम लोग पुट कर दिए, आ गया 8.28 टाइम्स,